आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेंटल एग्ज़ाम पेपर 2022 का पार्ट 3। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो और देखिए और उन्हें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इटसेल्फ अ स्टेन? इनमें से कौन सा स्टेन्स जो है वो खुद एक स्टेन नहीं है? तो इसका आंसर है हेमाटोक्सिलिन। हेमाटोक्सिलिन जो है इट्स नॉट अ डाई इटसेल्फ बट इट प्रोड्यूस द ब्लू हेमाटिन। ये ब्लू हेमाटिन प्रोड्यूस करता है कैसे? बाय द न्यूक्लियर स्टोन के साथ रिएक्शन करता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है और ब्लू हेमाटिन प्रोड्यूस करता है एंड किसको कलर देता है? न्यूक्लियाई को। तो क्या होता है? हेमाटोक्सिलिन नॉट अ डाइट सेल प्रोड्यूस द ब्लू हेमाटिन बाय एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ न्यूक्लियर हिस्टोन्स कॉजिंग न्यूक्लियाई टू शो ब्लू। जबकि जो इओसिन एंड फ्यूजन है वो कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग एजेंट हैं जो कि हिस्टोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। एंड जो पैप है विच इज़ यूज्ड इन साइटोलॉजी टू डिटेक्ट एबनॉर्मल सेल इन सर्वाइकल स्मीयर, जिसे पैप स्मीयर भी बोलते हैं। ओके तो हेमाटोक्सिलिन क्या है? इट इज़ not a dye itself. Okay, next question है, what is an average pH of plaque in person with extreme caries activity? तो प्लाक का जिसमें कैरीज एक्टिविटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस प्लाक का पीएच क्या होता है? ऑप्शंस है 5.5, 1.5, 0.5 या 2.5। तो इसका आंसर है पीएच होगा 5.5। ओके तो 5.5 पीएच को क्रिटिकल पीएच लेवल कहा जाता है प्लाक के। ओके अगर 5.5 से ज़्यादा होगा यानी 6 के होगा लगभग तो इसमें रीमिनरलाइजेशन होगा, लेकिन अगर पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो उससे डीमिनरलाइजेशन होने लगेगा। ओके तो और उससे कैरीज हो जाएंगी। तो कैरीज एक्सट्रीम कैरीज एक्टिविटी के लिए एवरेज पीएच कितना है? 5.5 विच इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पीएच लेवल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज एंड पेपानिकोलाउ एज अ टूल टू डिटेक्ट कैंसर? इनमें से कौन सा कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? एलाइसा, हिस्टोकेमिस्ट्री, बायोप्सी और साइटोलॉजी। तो इसका आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो टेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। ओके और ये किसने किया था? जॉर्ज एंड पेपानिकोलाउ इज़ बेस्ट नोन फॉर द क्रिएटिंग द पेपानिकोलाउ टेस्ट विच इज़ नोन एज द पैप स्मीयर। क्या बोलते हैं जिसे? पैप स्मीयर टेस्ट। ओके विच इज़ रिवॉल्यूनाइज्ड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। पैप स्मीयर कहाँ के लिए यूज़ होता है? सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए होता है। एंड पेपानिकोलाउ स्मीयर या पैप स्मीयर ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स इज़ अ सिंपल, क्विक एंड इनएक्सपेंसिव स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द सर्वाइकल कैंसर। ओके तो उसमें क्या होता है, एक यहाँ पे एक पेन जैसा डिवाइस होता है, ये इसमें ब्रश लगा होता है जो सर्विक्स में अंदर डाला जाता है और वहाँ से ही साइटोलॉजी से डिटेक्ट किया जाता है कैंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? विच टेक्निक इज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज एंड पेपानिकोलाउ एज अ टूल टू डिटेक्ट कैंसर? तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। ओके कौन सा? पैप स्मीयर। The food item fracture radially with limited depth of tooth penetration is classified as which type of white mark classification? तो white mark classification जो है वेबस्टर्स क्लासिफिकेशन ने दिया था, इसमें होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप 3 वाला। तो टाइप 3 में क्या होता है? ये कम्प्लीटली और नियरली कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ फूड होता है, मतलब जिसमें ईजिली जो टीथ का बाइट मार्क्स है ईजिली पेनिट्रेशन हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट होगा फूड। ओके और स्लाइड मार्क्स आते हैं और तब भी वो पेनिट्रेट कर जाता है, जैसे कि चीज़
बनाना, इनमें बहुत ज़्यादा बाइट मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पहले ही वो जल्दी से पेनिट्रेट हो जाते हैं उसमें और ईजिली च्यूएबल होते हैं। टाइप 2 होता है फ्रैक्चर ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ फूड आइटम विथ कंसिडरेबल पेनिट्रेशन ऑफ द टीथ, यानी कि थोड़ा ज़्यादा इसमें फोर्स लगता है। बाइट मार्क्स जो है इन जैसे एप्पल और जो दूसरे फॉर्म फ्रूट होते हैं उनमें ये बाइट मार्क्स होता है, इसमें होगा फ्रैक्चर ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ फूड टाइप 2 में। ओके, और टाइप 1 होता है फूड आइटम फ्रैक्चर रेडिली विथ लिमिटेड डेप्थ ऑफ टूथ पेनिट्रेशन, एग्जाम्पल हार्ड चॉकलेट। ठीक है, तो फूड आइटम जो कि फ्रैक्चर होगा रेडियली विथ लिमिटेड डेप्थ ऑफ टूथ पेनिट्रेशन, यानी टूथ पेनिट्रेशन लिमिटेड डेप्थ होगी तो वो होगा टाइप 1। और अगर जिसमें कंसिडरेबल पेनिट्रेशन ऑफ टीथ हो रहा है वो होगा टाइप 2, और जिसमें कम्प्लीटली और नियर कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है तो वो होगा टाइप 3। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? फूड आइटम फ्रैक्चर रेडियली विथ लिमिटेड डेप्थ ऑफ टूथ पेनिट्रेशन। तो अभी अपन ने पढ़ा इसका है टाइप 1 वैक्स्टर्स क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेन इज़ यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोलस्कम बॉडीज़। तो पहले अपन ये बताएंगे कि मोलस्कम बॉडीज़ होती क्या है। ओके, तो मोलस्कम कंटाजियोसम इज़ अ कॉमन कंटाजियस वायरल स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? वायरल स्किन इन्फेक्शन होता है, उसमें कुछ पर्ल लाइक नोड्यूल्स और पैप्यूल्स आ जाते हैं स्किन पे, और इन पैप्यूल्स को ही अपन मोलस्कम बॉडीज़ कहते हैं या मोलस्का बोलते हैं, या कॉन्डाइलोमा सबक्यूटेनियम कहते हैं, या एक और नाम है हैंडरसन पीटरसन बॉडीज़। ओके, ये दो नाम आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं, एक तो मोलस्कम बॉडीज़ और दूसरा हैंडरसन पैटरसन बॉडीज़। ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड मोलस्की पॉक्स वायरस। ठीक है, और अब इसे स्टेन किस स्टेन से अपन इसका पता लगाते हैं, तो इसका आंसर है जिम्सा स्टेन। ओके, तो विच स्टेन इज़ यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोलस्कम बॉडीज़? तो जिम्सा स्टेन इज़ यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोलस्कम बॉडीज़, तो इसका आंसर होगा जिम्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच टेक्निक ऑफ रेस्टोरेशन कंसिस्ट ऑफ। तो सैंडविच टेक्निक जो रेस्टोरेशन होती है वो किससे बनी होती है? उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि ग्लास आइनोमर सीमेंट से बनती है वो, और कंपोजिट होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जीआईसी का क्लासिफिकेशन बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करना ही करना है बॉटम ऑफ हार्ट से। ओके, बाय बॉटम ऑफ हार्ट। तो टाइप 1 में ल्यूटिंग, टाइप 2 में रेस्टोरेटिव, टाइप 3 में फास्ट सेटिंग लाइनर और बेसिस, टाइप 4 में पिट एंड फिसर सीलेंट्स, टाइप 5 में ल्यूटिंग फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पस, टाइप 6 में कोर बिल्डअप मटेरियल, टाइप 7 में हाई फ्लोराइड रिलीजिंग कमांड सेट जीआईसी, टाइप 8 में जीआईसी फॉर आर्ट, एंड टाइप 9 में जेरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक जीआईसी। ओके, 9 तो हमेशा याद होना चाहिए कि पीडियाट्रिक के लिए होता है, क्योंकि जैसे हम फ्रैक्चर भी पढ़ते हैं तो जो क्लास 9 वाला होता है वो पीडियाट्रिक फ्रैक्चर कहलाता है, तो इसमें भी ईजी होगा याद करना कि 9 में जीआईसी जो है वो पीडियाट्रिक जीआईसी होती है। ओके, अब अपन ने रेस्टोरेशन की बात की है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेस्टोरेशन में टाइप 2। तो आपको ये ऑप्शन में देखना है कि सैंडविच टेक्निक ऑफ द रेस्टोरेशन की बात करें तो इसमें होगा लेयरिंग ऑफ फ्लोर ऑफ कैविटी विथ टाइप 2 जीआईसी एंड बिल्डिंग विथ कंपोजिट। तो जो ग्लास आइनोमर कहाँ पे वो क्या काम करता है? रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली डेंटिन को उस जगह के, और जो कंपोजिट है वो वहाँ के इनेमल को रिप्लेस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसर्स। ऑस्मोसर्स क्या होते हैं? तो ऑस्मोसर्स जो है ये 3 चीज़ से बना होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सिरेमिक ग्लासेस और सिलिकॉन। ओके, तो ये होते हैं ऑस्मोसर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनैलिटी, और सिरेमिक क्या प्रोवाइड करते हैं? केमिकली स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी, ट्रांसल्यूसेंसी, और सिलिकॉन्स इलास्टिसिटी, सरफेस एनर्जी एंड गैस परमिएबिलिटी। ओके, तो ऑस्मोसर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिकली मॉडिफाइड सिरेमिक्स, क्योंकि ये 3 चीज़ों से बने होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सिरेमिक एंड सिलिकॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमोनिया ट्रीटेड गोल्ड फॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर है अमोनिया ट्रीटेड गोल्ड फॉइल को नॉन कोहेसिव फॉइल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन बर्ड डिज़ाइन। बर्ड डिज़ाइन में इनमें से क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, स्पाइरल एंगल और क्रॉस एंगल। तो इसका आंसर है रेक एंगल। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन बर्ड डिज़ाइन फॉर कटिंग एंड शेपिंग डेंटल मटेरियल एंड टूथ स्ट्रक्चर इज रेक एंगल। तो रेक एंगल जो है वो कटिंग एंड शेपिंग टूथ स्ट्रक्चर के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो rake angle is most important design feature of burr blade, and a positive angle increase the cutting efficiency and the ability of the burr remove the material effectively। तो इसीलिए most significant burr design इनमें से कौन सा होगा? rake angle। pickling is done, pickling क्या होता है? to remove oxide film from the casting। तो pickling क्या है? surface of the casting appears dark with oxides and tarnish such as surface, ठीक है, firm can be and it can be removed by a process which is called pickling। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है? उसमें ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें होता है 50% HCl, फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, पिकलिंग में ये तीनों कंटेंट होते हैं और ये रिमूव करते हैं ऑक्साइड्स को कास्टिंग से। ओके, ऑक्साइड्स एंड टार्निश को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड लोकल एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन है पेरी प्रेस, वैंड, बैंड, EDA। तो इसका आंसर है वैंड। तो वैंड क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड लोकल एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? इट इज़ अ कन्वेंशनल लोकल एनेस्थेटिक निडल होती है जो कि डिस्पोजेबल वैंड लाइक सिरिंज होती है, यहाँ पे ये दिया है। और इसको इसको कैसे हेल्ड करते हैं? बाय अ पेन ग्रास्प। ठीक है, इसमें इस माइक्रो प्रोसेसर होता है और फूड कंट्रोल होता है ये। ठीक है, और एस्पिरेशन साइकिल फॉर द यूज़ व्हेन नेसेसरी। अब इसका डिलीवरी कैसे होती है? तो इसकी होती है स्लो रेट होगी 0.5 ml पर मिनट, और अगर फास्ट रेट से डिलीवर कर रहे हैं तो 1.8 ml पर मिनट। ओके, तो कंप्यूटराइज कंट्रोल लोकल एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम वो क्या बोलते हैं? वैन, जिसमें कि स्लो रेट होगी 0.5 ml पर मिनट और फास्ट रेट होगी 1.8 ml पर मिनट। ओके, 112 क्वेश्चन नंबर द लिक्विडिटी ऑफ एन एफिशिएंट पिट एंड फिशर सीलेंट्स आर ऑल बट वन। तो पिट एंड फिशर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? तो लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट टू बियर होना चाहिए, कैरिस्टेटिक एक्शन भी होना चाहिए, बट प्रोलॉन्ग क्योरिंग टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट। सीलेंट्स आर टिपिकली लाइट क्योर्ड एंड केमिकली क्योर्ड होते हैं, डिज़ाइन टू सेट रिलेटिवली क्विक, क्योंकि ये क्विकली डिज़ाइंड होते हैं सेट होने के लिए। तो प्रोलॉन्ग क्योरिंग टाइम इज़ नॉट अ कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर द सीलेंट। ओके, तो ये आपका आंसर है कि प्रोलॉन्ग क्योरिंग टाइम इज़ नॉट अ रिक्विसिटी फॉर पिट एंड फिशर सीलेंट्स। ओके, बाकी सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज अ टेक्निक ऑफ बिहेवियर गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ड्रिवन ओरल इरिगेशन डिवाइस इज़ यूज्ड। तो पावर ड्रिवन ओरल इरिगेशन डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर द डेब्रीज एंड बैक्टीरिया रिमूवल। तो इसमें क्या होता है कि डेंटल वाटर जेट होम केयर डिवाइस स्ट्रीम of pulsating water remove plaque and food debris from the teeth and gum line, जो कि इम्प्रूव करते हैं ओरल हेल्थ को। ये फर्स्ट डेवलप कब हुए थे? 1962 में हुए थे बाय अ डेंटिस्ट एंड इंजीनियर फ्रॉम फोर्ट कोलिंस को। ओके, तो पावर ड्रिवन ओरल इरिगेशन डिवाइस किस चीज़ के लिए होते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्रीज एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द टूथ एंड गम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइडली एक्सेप्टेड शुगर सब्सटीट्यूट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैरीज। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा शुगर सब्सटीट्यूट जो है कैरीज प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, एमोफस कैल्शियम फॉस्फेट, xylitol या बायो एक्टिव ग्लास। तो इसका आंसर है
xylitol. Xylitol is the most widely used. It is available in various forms. It decreases the plaque formation, bacterial adherence and inhibit करता है ग्रोथ ऑफ म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, तो ये क्या क्या करता है, ये डिक्रीज करता है प्लाक फॉर्मेशन को, बैक्टीरियल एडियरेंस को डिक्रीज करता है और इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, तो जाइलिटॉल अभी मार्केट में मिलता है जाइलो स्वीट के नाम से. ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इन्हें मतलब ये शुगर सब्सटीट्यूट भी कहलाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं स्वीटनेस विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज. ओके, ये 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव. तो शुगर सब्सटीट्यूट सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैरीज, जाइलिटॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वो सिस्टम थ्योरी ऑफ ग्रोथ वॉज गिवन बाय. तो सर्वो सिस्टम थ्योरी किसने दिया था, पेट्रोविक एंड स्टर्ड्समैन ने. ठीक है, द थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय अलेक्जेंडर पेट्रोविक इन विच स्टेटेड दैट क्रेनियोफेशियल ग्रोथ हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये किसने बताया था सर्वो सिस्टम थ्योरी के बारे में, पेट्रोविक एंड स्टर्ड्समैन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटराइज्ड ऑर्थोडोंटिक्स. तो कंप्यूटराइज्ड ऑर्थोडोंटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है R.M. रिकेट्स. R.M. रिकेट्स नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटराइज्ड ऑर्थोडोंटिक्स. जबकि जो EH एंगल है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स. ओके, तो याद रखना आपको, फादर ऑफ कंप्यूटराइज्ड ऑर्थोडोंटिक्स कौन है, R.M. रिकेट्स, जबकि EH एंगल है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एंकरेज इन ऑर्थोडोंटिक्स इज डिराइव फ्रॉम. एब्सोल्यूट एंकरेज ऑर्थोडोंटिक्स में कहाँ से डिराइव होता है. ओके, तो इसका ऑप्शंस हैं टेम्पररी एंकरेज डिवाइस, नैंस पैलेटल आर्च, ट्रांसपैलेटल आर्च और लिंगुअल आर्च. तो इसका आंसर होगा टेम्पररी एंकरेज डिवाइस. टेम्पररी एंकरेज डिवाइस also known as mini implants or micro implants provided a means of absolute anchorage in orthodontics. They are used to provide stable anchorage for the tooth movement, especially when traditional anchorage methods may not be sufficient. Okay, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबल एंकरेज फॉर द टूथ मूवमेंट. टूथ मूवमेंट के को स्टेबल एंकरेज प्रोवाइड करता है. ओके, ये है टेम्पररी एंकरेज डिवाइस और मोस्टली कब यूज़ होता है, व्हेन ट्रेडिशनल एंकरेज मेथड्स मे नॉट बी सफिशिएंट. ओके, इसे और क्या कहते हैं, मिनी इम्प्लांट्स एंड माइक्रो इम्प्लांट्स. तो एब्सोल्यूट एंकरेज इन ऑर्थोडोंटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेम्पररी एंकरेज डिवाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ द टूथ मूवमेंट डज रैपिड रेट ऑफ मूवमेंट अकर. इनमें से टूथ मूवमेंट की किस फेज़ में रैपिड रेट मूवमेंट मिलता है. तो ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट जो है वो 3 फेजेस से बना होता है, इनिशियल फेज़, लैग फेज़ एंड पोस्ट लैग फेज़. तो जो इनिशियल फेज़ होती है उसमें रैपिड मूवमेंट होता है और ये कब होता है, अकर 24 आवर्स टू 48 आवर आफ्टर द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ टू द टूथ. जब टूथ को जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन देते हैं फोर्स, मतलब पहले ही जैसे अप्लाई करते हैं फोर्स, तो 24 आवर टू 48 आवर में रैपिड मूवमेंट होता है. ओके, तो इनिशियल फेज इज द फेज ऑफ टूथ मूवमेंट डज रैपिड रेट ऑफ मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अगली डकलिंग स्टेज ऑफ डेवलपिंग डेंटिशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय. तो अगली डकलिंग स्टेज क्या होती है, इसमें मिडलाइन डायस्टीमा हो जाता है. ये मैं आपको पहले पिक्चर में शो करती हूँ. ये मिडलाइन डायस्टीमा हो जाता है, लेकिन आफ्टर द इरप्शन ऑफ कैनाइन, ये जब कम्प्लीटली इरप्ट हो जाते हैं तो ये मिडलाइन डायस्टीमा जो है वो अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग मॉल-ओक्लूजन भी कहते हैं. ओके, तो द अगली डकलिंग स्टेज ऑफ डेवलपिंग डेंटिशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय Broadbent. Midline diastema in children closes with the eruption of maxillary permanent canine. This is called the self-correcting malocclusion and which is seen around the 8 to 11 year of age during the eruption of canine. और इसे सबसे पहले किसके ने डिस्क्राइब किया था, H. ब्रॉडबेंट ने इन 1937, इसलिए इसको ब्रॉडबेंट फिनोमेनॉन भी बोलते हैं और अगली डकलिंग स्टेज भी बोलते हैं. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द की फैक्टर फ्रॉम द डेंटिस्ट perspectives to minimize or avoid advanced residual ridge reduction is रेसिडुअल रिज रिडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए या अवॉइड करने के लिए विच की फैक्टर इज़ यूज्ड। तो इसका आंसर है प्रिजर्वेशन ऑफ एनी रिमेनिंग टीथ इज़ यूज टू मिनिमाइज और अवॉइड एडवांस रेसिडुअल रिज रिडक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व एनी रिमेनिंग नेचुरल टीथ इज़ एसेंशियल टू मिनिमाइज और अवॉइड एडवांस रेसिडुअल रिज रिडक्शन इन पेशेंट्स रिक्वायरिंग डेंचर्स। ठीक है, नेचुरल टीथ जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द डेंचर एंड हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट फोर्सेस ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प प्रिवेंट फर्दर रिजॉर्प्शन ऑफ रेसिडुअल रिज। तो नेचुरल टीथ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, सपोर्ट करता है डेंचर को, सेकेंड हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ड्यूरिंग च्यूइंग, और थर्ड जो है वो प्रिवेंट करता है फर्दर रिजॉर्प्शन ऑफ रेसिडुअल रिज। ओके, the use of additionally the use of dental implants can also help reduce the residual ridge reduction by providing stable support for denture। यानी कि अगर वहाँ पे मतलब नेचुरल टीथ होंगे तब तो ये अच्छी बात है, तो रेसिडुअल रिज रिडक्शन में हो ही जाएगा, मतलब हेल्प हो जाएगी, उसमें मिनिमाइज़ कर देगा उसको वो। लेकिन अगर नहीं है वहाँ टीथ तो डेंटल इम्प्लांट जो है कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द रेसिडुअल रिज, जो रिडक्शन है उसको भी कम कर देगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रिजर्वेशन ऑफ एनी रिमेनिंग टीथ इज अ की फैक्टर टू मिनिमाइज और अवॉइड एडवांस रेसिडुअल रिज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिकेशन ऑफ सर्जिकल टेम्पलेट इज रिकमेंडेड फॉर। सर्जिकल टेम्पलेट जो है कहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं? तो सर्जिकल टेम्पलेट जो है इज़ ऑफनली यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ इमीडिएट डेंचर, और इमीडिएट डेंचर जो है मेड इन एडवांस एंड प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स रिमेनिंग टीथ। ठीक है, जो रिमेनिंग टीथ है और जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ है वहाँ पे इमीडिएटली इनको प्लेस कर दिया जाता है सर्जिकल टेम्पलेट को। ओके, a surgical template help guide the placement of the denture during the extraction surgery। तो fabrication of surgical template is recommended for immediate denture। नेक्स्ट है फ्लोराइज रिलीजिंग डेंटल सीमेंट। तो ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि ग्लास आइनोमर सीमेंट का जो टाइप 7 है वो फ्लोराइड रिलीजिंग डेंटल सीमेंट कहलाता है। ओके, टाइप 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पोजिशंस द आर्टिकुलर डिस्क इन क्लोजिंग। इनमें से कौन से मसल ऑफ मैस्टिकेशन है जो पोजीशन द आर्टिकुलर डिस्क इन क्लोजिंग, क्लोजिंग के टाइम में जो कि हेल्प करती है आर्टिकुलर डिस्क के साथ। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये है लेटरल टेरिगॉइड जो कि क्लोजिंग में हेल्प करती है और मीडियल टेरिगॉइड ओपन करवाती है माउथ। ओके, तो ये क्लोजिंग में हेल्प करती है। तो क्लोजिंग में भी कौन सी हेल्प करेगी? सुपीरियर बेली ऑफ लेटरल टेरिगॉइड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सुपीरियर लेटरल टेरिगॉइड इज द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पोजीशंस इन आर्टिकुलर डिस्क इन क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनिंग इन सम मेटल सिरेमिक इज कॉज्ड बाय। ग्रीनिंग जो है मेटल सिरेमिक की किस एलिमेंट के कारण हो जाती है? तो इसका आंसर है सिल्वर। डिफ्यूजन ऑफ सिल्वर इन द सिरेमिक सपोज द कॉज ऑफ ग्रीनिंग ऑफ डेंटल पोर्सलिन। ओके, तो आज हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 4 जो कि फाइनल पार्ट होगा 2022 के क्वेश्चन पेपर का। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप सभी मेरा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।